हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी में का उसका पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। हम लोग जनरली इसका सेकंड दो पार्ट देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्लांट के बारे में जाना कि जो कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट्स में जनरली कैसे होता है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जनरली हम लोगों ने ह्यूमंस या हम बात करते हैं कि एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है जनरली वो है हमारा नर्वस सिस्टम पे। जनरली जब हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इंट्रो करवाया था उसमें कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों का बना हुआ है, यानी कि दो चीज़ों के मेल से बना हुआ है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोग को कि एक इन्फॉर्मेशन के रूप में ही समझिए। जब मैं बायो का होमवर्क देता हूँ आप लोग को, जो कंटेंट मेरी रहती है और जो क्वेश्चन में जो मैं आपको देता हूँ वो क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग करते हैं, या तो वो आप किसी बुक से छाप लेते हैं या तो आप स्कूल का कोई टीचर जो आंसर करवा रहे हैं आप उसका आंसर लिख देते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप वीडियो को देखें नहीं, वीडियो से समझे नहीं, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने गौर किया है बहुत बच्चे की कॉपी में, कुछ बच्चियों की कॉपी में और कुछ बच्चों के कॉपी में मैंने ये चीज़ गौर किया है। और ये चीज़ मैं बोला नहीं, मैं सोच रहा था कि बोलूँ मैं कल की मैं वीडियो में भी मैंने सोचा कि ये बात रखूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो गया इसीलिए वो बात मैंने नहीं रखा। तो ध्यान रहे कि आज का जो वीडियो जा रहा है आपका होमवर्क आप उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आपको वीडियो में कंटेंट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप जो कंटेंट देखोगे उसको ये जो आपका कंटेंट है ना, सारा कुछ हम अरेंजमेंट करके हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई जहाँ पे हमको स्लाइड शेयर से मिल जा रहा है या कहीं पे हम कुछ चीज़ें हमको टाइप करना है तो टाइप करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें सबसे पहले, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि नर्वस सिस्टम जनरली जो है ये देखिएगा वो दो टाइप से बना हुआ है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं, ठीक है, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो पहले बात अगर हम ये समझना चाहें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आते हैं, एक आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक अगर हम ब्रेन लिख रहे हैं, ठीक है, या फिगर में देखो ये ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। और ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर जा रहा है ये आपका जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड का, एस का। तो यहाँ पे जो सेंटर का जो पार्ट है, ठीक है, ये सेंटर का पार्ट है, वो कहला रहा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि जहाँ से हम इसको हमारे बॉडी को बोलते हैं ना सिमेट्रिकली फॉर्म में जो, ठीक है। और यहाँ से जो आपको नर्व्स देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से, ये जो फॉर्मेट दे रहा है ये आपका दे रहा है आपका नर्वस सिस्टम का, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ मिलकर के बने, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन और जो अगर हम बात करें जो ब्रेन है जो होता है वो मैनेजर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या अगर हम बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी एक मैनेजर होता है ब्रेन का, ठीक है। वो कैसे हम लोग आगे रिलेट करेंगे इसको। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, मैसेजेस को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और वहाँ से मैसेजेस को वापस लाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं क्या कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो टाइप्स में हम लोग बांटते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि उसको आप वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वॉलेंट्री। और ये हमारा हो गया इनवॉलेंट्री, जिसको हम इनवॉलेंट्री ना करके आप चाहोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये वॉलेंट्री एक्शंस को या वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब वैसा एक्शन जो कि हम अपने विल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बैठना है, उठना है, बोलना है, क्या कहना है, ठीक है, तो वो हम अपने हिसाब से करते हैं, तो उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और ये जो मसल्स जो करते हैं वो तो वैसे मसल्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं
और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाते हैं। व्हाट इज़ सेंसरी इन्फॉर्मेशन? सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब अगर हम हाथ बढ़ाएं, अगर हम किसी चीज़ को टच किए तो पेन हुआ अगर, या दर्द हुआ किसी भी तरह का, तो वो सेंसेशन वाला जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है ना, पेन वाला, वो पेन वाला इन्फॉर्मेशन या जलने वाला इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के जाता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे वर्ड है ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस, बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, लाइक हम बीटिंग ऑफ द हार्ट कह सकते हैं, ठीक है, बीटिंग ऑफ द हार्ट कह सकते हो, या आप रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ आता है हमारा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ आता है, ऑनिंग ऑफ माउथ आता है, ये सब आपका सब चीज़ आता है आपका इनवॉलेंट्री में। तो ये वैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जनरली ये इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आपको समझना है बस अच्छे से। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये क्या करता है कि ये बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाता है। एक्टिव फॉर्म कहने का मतलब क्या, जैसे अगर हम कोई एनिमल या लाइन को देख लिए, ठीक है, तो उस समय हमारा बॉडी फ्राइटेंड हो जाता है, हमें डर लगता है। डर लगने की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी देखिएगा पसीना वगैरह बॉडी से निकलने लगेगा, आँख बड़ी बड़ी होने लगेगा, एकदम डर जैसा हार्ट बीट जो होता है वो तेज़ हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है कि क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो फास्ट होने में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉडी एरोज, एकदम एक्टिव, जागरूकता हो रहा है कि अगर शेर कैसे ही आगे बढ़ा, लायन का जैसे ही कदम आगे बढ़ा, भाई हम तो दौड़ना शुरू कर देंगे। तो इस समय में क्या होगा कि हमारा बॉडी को क्या होगा, एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड मतलब खर्च करते हैं एनर्जी को। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये वैसे नर्वस सिस्टम में आते हैं जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, यानी कि हम सोने के समय में या रेस्ट में जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी काम हो जाता है। काम कहने का मतलब कि एकदम आराम, नॉर्मल हो जाता है, ताकि उस समय एनर्जी कंजर्व हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को मेंटेन और कंजर्व करके रख सकें। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको फास्टिंग का। जैसे कि अभी देखिएगा एक फीमेल लोग का, लेडीज़ लोग का एक फास्टिंग था, कल फेस्टिवल था शायद कुछ, ठीक है। तो जनरली या कोई भी फास्टिंग की अगर बात करें, कोई भी फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में क्या होता है, ज़्यादातर गर्ल्स लोग जो होती हैं स्कूल जाने वाली, बोलती हैं कि मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। रीज़न क्या है कि आज फास्टिंग पे है तो थोड़ा वीकनेस फील होगा, इसीलिए नहीं जाएंगे। चलो भाई ठीक है। तो वो मना क्यों किए, वो क्यों ऐसा शब्द उठाएं, क्योंकि जब उनको एक डे का फास्ट रखना है तो उसमें वो कुछ खाएंगे नहीं, तो सेल को एनर्जी मिलेगा नहीं, तो वो सेल बॉडी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से चीज़ें रिलेट कीजिए इसको कि जब वो रेस्ट में रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि बॉडी क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब बॉडी काम होगा। जब सोने के पोजीशन में होंगे तो बॉडी क्या होगा, काम रहेगा और एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ समझना। अगर वो क्या करते, कोई वर्क करते, तो वहाँ पे अगर क्लास जाते तो माइंड से क्या होता, माइंड का उपयोग होता चीज़ों को समझने में, तो एनर्जी एक्सपेंस होता, आने जाने में, ट्रैवलिंग में एनर्जी का एक्सपेंस होता, ठीक है। तो इस कंडीशन को बस आपको हम यहाँ पे रिलेट करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, बॉडी को काम करता है, मतलब कि नॉर्मल पे लाता है, और क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक का मतलब और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब आपको बताएं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि जब क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो आप कह सकते हो एनर्जी क्या करेगा, या एरोज करेगा। एरोज मतलब इंक्रीज़ करेगा, राइज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, काम होगा। तो बस अब ऐसे समझना। आई जो होता है, आई में एक मसल होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज़ को रेगुलेट करता है। प्यूपिल क्या होता है, आपको आई में पढ़े होंगे कि जब लाइट ज़्यादा इंटर करता है तो प्यूपिल ऑटोमेटिकली क्या होता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट इंटर करे और आँख पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और जब ज़्यादा लाइट पड़ता है और कब कम लाइट पड़ता है तो क्या होता है कि प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है, ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर सके और कोई चीज़ें का लाइट को सफिशिएंट मात्रा में आँख के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, प्यूपिल डायलेशन, कहने का मतलब प्यूपिल इनलार्ज करना, बड़ा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप एक समझिएगा, जब हमें डर होता है या किसी को गुस्से से देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्यूपिल का आँख एकदम बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल में डायलेशन देखने को मिलता है। आप कह सकते हो कि प्यूपिल का साइज़ में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक, अगर हम नॉर्मल होते हैं, सोते हैं या कुछ भी, तो एकदम आराम से रहते हैं, तो वहाँ पे प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब वो श्रिंक करना, मतलब कि नॉर्मल शेप में आना। सैलिवरी ग्लैंड्स, अब देखो एक बात बताते हैं,
कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि सलाइवा का प्रोडक्शन में क्या होता है कि रिड्यूसमेंट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं डिक्रीजमेंट होता है। तो अब यहाँ पे समझो, जब हम नाराज़ हैं या झगड़ा के मूड में है या कभी हम लड़ाई करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, या कोई मतलब जैसे शेर वाला एग्जांपल ले लो, शेर अगर आ गया देख लिए, तो क्या उसको देख करके सलाइवा टपकने लगेगा क्या? नहीं ना। अगर वैसा होगा तो फिर पता चला कुछ दिन में, कुछ थोड़ा देर बाद हम लोग शेर का भोजन हम लोग बन जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो। यहाँ पे होता क्या है कि जब डर वाला केस होता है, मतलब कि जब क्या बोलते हैं, जब बॉडी एक्टिव केस में होता है, तो वहाँ पे सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कमी देखने को मिलता है। और जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में, स्टिमुलेशन में होते हैं, तो वहाँ पे सलाइवा का प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। देखते हैं ना, अगर कुछ अच्छा चीज़ बनता है, बैठे रहते हैं तो लगता है वो क्या बोलते हैं, वो पानी आना, पानी टपकना बोलते हैं ना, कि अरे भाई अब तो पानी आ गया इसको देख के, ठीक है। तो वैसा कुछ देखने को महसूस होता है। अब बात करते हैं ओरल और नसल म्यूकस की। तो म्यूकस का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपको बताए थे, जो जब सर्दी वगैरह होती है जो थिक लिक्विड नोज से रिलीज़ होता है, ठीक है, जनरली उसको म्यूकस बोलते हैं। तो जब आप जनरली आप समझिएगा कि ये म्यूकस जो होता है उसका भी प्रोडक्शन क्या होता है, कम जाता है जब बॉडी एरोज में होता है, यानी कि जब बोल सकते हैं कि बॉडी एक्टिव फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और उसका अल्टर, यानी कि उसका अपोजिट आपका होता है किस चीज़ में, आपका पैरासिम्पैथेटिक में। जब हम लोग नॉर्मल होते हैं तो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट की बात करें तो सबको पता होगा, डर लगता है तो दिल धड़कना तेज़ी से करने लगता है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, आप ऐसे समझो। और जब हम लोग नॉर्मल होते हैं तो हार्ट हमारा नॉर्मल पे क्या करता है, बीट करता है, ठीक है, नॉर्मल पे बीट करता है। लंग्स की बात करें, जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दौड़ते हैं देखिएगा, तो उस समय भी हार्ट तेज होता है, एकदम लगता है, या कोई भाग रहे हैं एकदम तेज़ी से, तो उस समय भी क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो लाजमी है कि हमारा जो ब्रोंशियल मसल है, ब्रोंकी जो है होता है लंग्स में, वो क्या करता है, रिलैक्स करेगा, मतलब फैल जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंटर कर सके। तो यहाँ पे उस कंडीशन में एक्टिव केस में क्या होगा कि ब्रोंची क्या होगा, वो रिलैक्स करेगा, और सेम केस आपका अपोजिट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। स्टोमक में पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस। पेरिस्टाल्सिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फूड पाइप, जो मूवमेंट का होता है ना फूड का अंदर में, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। और जबकि जब रेस्ट में होता है तो गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं, ताकि क्या हो सके कि फूड का डाइजेशन सही तरीके से हो सके, ठीक है। इसलिए बोलते हैं खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के बाद आराम कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब आते हैं हम लोग ब्रेन के ऊपर। ब्रेन का टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन, जस्ट अ मिनट, लगता है वो टॉपिक हम लिए नहीं है स्लाइड में, वो टॉपिक छूट गई है लग रहा है, जस्ट अ मिनट देख ले रहा हूँ मैं। ब्रेन फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आपका चैप्टर 9 बायोलॉजी ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, शायद ह्यूमन ब्रेन का कंटेंट नहीं बना, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, वो कंटेंट को टाइप कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमन ब्रेन क्या है और इसकी क्या खासियत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। मतलब कि अगर हम देख सकते हैं पूरे बॉडी को अगर क्या बोलते हैं उसको रेगुलेट करने वाला, मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो कुछ ब्रेन के अगर हम पार्ट्स के बारे में जानना चाहें या कुछ इसके बारे में, तो वो हम समझ लेते हैं कुछ 2-3 पॉइंट। तो ये याद रखिएगा कि ये मेजर पार्ट है, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ CNS, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेजर पार्ट है। और ये सराउंडेड होता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन होता है या डेलिकेट पार्ट होता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड बोनी स्कल, बोनी बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो कवर्ड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल, क्या बोलते हैं, स्कल, उसको या क्रेनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि ये जो हमारा ब्रेन जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय बोनी बॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम, या आप उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल, जिसको हिंदी में खोपड़ी भी हम लोग कहते हैं। अब एक बात समझ में आना चाहिए कि भाई ब्रेन इतना सॉफ्ट ऑर्गन है
तो इतना ज़्यादा हार्ड पे वो कैसे मतलब रह जा रहा है, क्या उसको मतलब हल्का सा जर्क लगने पे हो सकता है ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करता है, फंक्शंस को अपना स्मूथली कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें स्मूथनेस अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ होगा। तो वहाँ पे याद रखिएगा कि उसके अंदर में एक कशन टाइप से, कशन मतलब समझते हैं जैसे गद्देदार सोफ़ा पे जो होता है ना बैठने वाला, उसको कशन बोलते हैं। कशन टाइप का आप बोलते हैं जो उसको एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर अंदर में मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंगिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेनिंगिस। उसका स्पेलिंग पे माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, इसको मेनिंगिस बोलते हैं। और मेनिंगिस क्या होता है, ये आपका बोल सकते हो कि ये आपका अंदर में ये क्या बोलता है, कशन टाइप का होता है, और एक मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करता है कि ब्रेन को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी भी जर्क के किसी भी इंटरनल इंजरी से क्या करता है, वो बचाता है उसको, ठीक है। जैसे आप अगर आप एक बात समझना चाहें, बाइक पे या स्कूटी की बात करें, ज़्यादातर बाइक की बात करें, बाइक में सॉकर होता है। अगर हम लोग एक्सेलेरेटर ज़्यादा तेज़ देते हैं, ब्रेकर वगैरह आता है, तो सॉकर क्या कहता है कि ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होने देता, आराम से हम लोग अच्छे से उस पर बैठ कर ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन अगर सॉकर किसी बाइक का ख़राब हो जाए और अचानक से गाड़ी तेज़ में वो ब्रेकर सुपर से पास करे, तो क्या हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चोट या दर्द हो सकता है हमें, ठीक है, हानि पहुंच सकती है। तो बस ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे कशन टाइप से अंदर में एक मेम्ब्रेनस लेयर मौजूद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनिंगिस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे आपके ये मौजूद होते हैं वो लेयर, और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है। क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, जो उसको क्या करता है कि वो ब्रेन को किसी भी जर्क या इंजरी से, मतलब बोलते हैं ना कि जर्क, या बोल सकते हैं कि मतलब एक तरीके से आप समझो अगर हिंदी वर्ड में, कि उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर फ्लूइड रहेगा तो क्या करेगा कि वो जर्क लगने से क्या होगा कि उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक फ्लूइड भी होता है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब अगर हम बात करें ब्रेन के टाइप्स की, तो ब्रेन देखिएगा 3 पार्ट का बना हुआ है। एक है आपका, यहाँ पे देख लो फिगर में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन के अंदर टाइप्स आते हैं, हिंड ब्रेन के अंदर टाइप्स आते हैं। जो मिड ब्रेन होता है इसका कोई अपना टाइप्स नहीं होता, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन का क्या होता है, इसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेरम। क्या बोलते हैं उसको, सेरिबेरम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेरिबेरम बोलते हैं। और सेरिबेरम जो होता है, ये देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये 2 पार्ट में हेमिस्फीयर टाइप का ये होता है ये पूरा, ठीक है। ये आपका 2 हेमिस्फीयर पार्ट में बटा हुआ होता है, और इसको बोल सकते हैं सेरिबेरम के अंदर अगर हम देखें तो इस बहुत सारे पार्ट्स मिल करके बने हुए हैं आपका। ये मिनिमम अगर हम बोले तो 5 या 6 पार्ट मिलके बने हुए होंगे। उसका पार्ट का आपको नाम बता देते हैं। एक आता है आपका फ्रंटल, ठीक है, दूसरा आता है टेम्पोरल, तीसरा आता है ऑसिपिटल, फोर्थ आता है आपका पेरिटल, और एक और आता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। अगर हम इस चंद की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में आपको ये नहीं बताया हुआ है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि सेरिबेरम होता है, ठीक है। तो सेरिबेरम जो होता है वो आपका 2 हेमिस्फीयर पार्ट में बटा होता है, और उसके अंदर काफ़ी जो होते हैं आपको 4-5 पार्ट देखने को मिलेंगे, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे फ्रंटल का अपना फंक्शन होगा, टेम्पोरल का अपना फंक्शन होगा, ऑसिपिटल का अपना फंक्शन होगा, पेरिटल का अपना फंक्शन होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स का अपना फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 बाय 1 करके आपको फंक्शन बताना चाहें तो 1 बाय 1 हम देखेंगे यहाँ पे कि फ्रंटल का काम क्या होता है। ये फेशियल में जो मस्कुलर होते हैं, मतलब फेस में जितने मसल्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब कि फेस में जो मसल्स होते हैं उसके एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा हम देखना चाहें टेम्पोरल की, तो टेम्पोरल क्या करता है कि हियरिंग, ठीक है, ये हियरिंग को क्या करता है कि हियरिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि हेल्प्स इन हियरिंग, सुनने में। जो अगर हमको पुकार रहा है और हम सुन पा रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति पुकार रहा है, तो रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, तो ये टेम्पोरल जो होता है सेरिबेरम के अंदर, वो क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑसिपिटल। ऑसिपिटल का काम क्या होता है, ये विज़न मतलब कि अगर हम कुछ देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसको रिस्पॉन्ड करता है, ऑसिपिटल करता है, ठीक है। पेरिटल की बात करें तो ये देखिएगा, जनरली आप देख सकते हो टेम्परेचर को, टच को या टेस्ट को, अगर हम कहना चाहें कि तापमान कितना है, गर्मी लग रहा है, ठंड लग रहा है, जल रहा है, ठीक है, या आप बोल सकते हो उसके टेम्परेचर के साथ साथ टेस्ट, अगर कुछ खाए, तीखा लगा या मीठा लगा, ठीक है, कोई आपको टच किया, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड किए, तो ये सब चीज़ों को क्या करता है, ये पेरिटल क्या करता है, पेरिटल पार्ट जो क्या करता है, डील करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जनरली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जनरली स्मेल से रिलेटेड होता है ठीक है।
स्मेल से रिलेटेड होता है कि अगर कोई भी तरह का स्मेल होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो जनरली ये स्मेल के सेंसेशन को क्या करता है, से डील करता है ये। ठीक है, समझ में आया ये बात? उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हम गला सूख गया। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये आपका ब्रेन का तीनों टाइप्स के बारे में। तो जनरली हम लोगों ने अभी सेरेब्रम के बारे में देख लिया। ठीक है, सेरेब्रम के बारे में हम लोग कुछ समझाए। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा मिड ब्रेन होता है, ये आपका देखिएगा यहाँ पे होता है। देखिएगा ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये आपका मिड ब्रेन का स्पेस होता है। उसके साथ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका आता है ये आपका हैंड ब्रेन, जो पीछे होता है। बोलता है ना दिमाग कितना पीछे, बच्चे बोला जाता है कि बच्चा के पीछे सर में नहीं मारना चाहिए, तो वहाँ पे हैंड ब्रेन होता है। देखिएगा हैंड ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका, कहाँ लिख दूँ, हैंड ब्रेन के 3 टाइप्स होता है। एक होता है पोन्स, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, कुछ लोग मेडुला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑब्लंगेटा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम और सेरिबेरम अलग चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, नहीं करना है। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आपका क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन का के अंदर जो चीज़ आता है सेरिबेरम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ आ रहा है फिगर में, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बगल में होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्रेन के क्या होता है कि इनके ब्रेन के बेस में मौजूद होता है। और अगर आप बात करो तो ये एक स्मॉल रीजन कवर करता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है ये समझिएगा, फंक्शन पूछता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका। कहाँ पे लिख दें, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। इतना कुछ बताना होता है, स्क्रीन रहता है छोटा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिएगा, आप हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करने में, यानी हार्मोन्स रिलीजिंग, ठीक है, उसके साथ साथ एंड रेगुलेटिंग द बॉडी ऑफ टेम्परेचर। हाँ, रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न में दिमाग से कुछ चीज़ निकल जाता है। ठीक है, फंक्शन लिख दिए, हार्मोन्स रिलीज। हाँ, तो ये क्या करता है कि हार्मोन्स को रिलीज़ करता है बॉडी के अंदर, और जो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं ब्रेन का प्रोटेक्शन पे। ठीक है, ब्रेन के प्रोटेक्शन पे जो हम लोगों ने अभी बात किया, तो आपको ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है इस तरीके से कट फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए। ये है, देखिएगा ये वाला है आपका स्कल, खोपड़ी। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने मेनिंगस का बात किया, तो उसमें देखिएगा ये आप ये मत जानिएगा, ये ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, ठीक है, ये आपका टाइप्स होते हैं, और पिया मैटर, ये तीनों जो है आपका क्रेनियल मेनिंग्स होता है। मेनिंग्स कहने का मतलब ये क्या करता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, अंदर में प्रोटेक्ट करता है किसको, आपका ब्रेन को। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा, ये फिगर है थोड़ा सा हाई लेवल दे दिया है, आप ये इसको काट दो, बस याद रखिए ये होता है ऐसा। अब यहाँ पे ये जो लेयर है, यहाँ पे थिक लिक्विड मौजूद होता है। ठीक है, थिक लिक्विड मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये जनरली क्या आपका ब्रेन को क्या करता है, हाँ, जर्क से या किसी भी इंटरनल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? फ्लूइड का नाम याद रखिएगा कि ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड मौजूद होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बोल तो एक बार और अच्छे से बड़ा से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ताकि अच्छे से दिख जाए, इसे PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ये फ्लूइड मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, ये ब्रेन को किसी भी तरह का इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स फोर ब्रेन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरे अच्छे से उधर ही। तो आपसे अगर जब फोर ब्रेन का एक्सप्लेनेशन पूछेगा, तो आप फोर ब्रेन का ये आप हेडिंग हो गया, तो इसमें लिखोगे इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ये, क्योंकि ये ऐसा जो ब्रेन में ऐसा फंक्शंस को ये परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, और ये जनरली कंसिस्ट होता है आपका सेरिबेरम का, क्या चीज़ का,
सेरिबरम। और याद रखिएगा दिस सेरिबरम कंटेन्स, या दिस सेरिबरम को आप इस वैसे लिख सकते हो कि ये 5 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, पहली बात तो ये लिख देना इसका। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेरिबरम के बारे में, अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पॉइंट कौन होता है। ठीक है, ये होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा है वो आपका, कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ना, यही क्या होते हैं कि ये डिवाइडेड होते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, यानी कि दीज सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, ऐसे लिख दो। ठीक है, दैट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ये सब सारा टाइप किया हुआ था, बट एक्चुअली आपका वीडियो आज बना रहे थे, बनाते बनाते लैपटॉप बंद हो गया, तो जितना कंटेंट बना हुआ था सारा का सारा कंटेंट उड़ गया। तो दोबारा मैं आज तो हम सोचे थे वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन फिर सोचे आज का क्लास आप लोग का मिस हो जाएगा, इसलिए बना दिए। ठीक है, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा, लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे दिख रहा है अच्छे से, काम चल सकता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये सेवरल फंक्शंस यहाँ पे आप अपना मेंशन कर दीजिएगा, फ्रंटल। ठीक है, वही सेकंड में आपका टेम्पोरल, तीसरा आपका ऑसिपिटल, चौथा आपका पेरिटल, और पांचवा आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, लोब्स। और ये सब सारा का फंक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फंक्शन सारा का यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तब जाके आपका ये सेरेब्रम कंप्लीट होगा। अब आपसे अगर पूछेगा कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये थिंकिंग पार्ट होता है, ब्रेन में थिंकिंग पार्ट जो सोचने का पार्ट होता है, ये काम को ये करता है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, मेमोरी को स्टोर करके रखता है। जैसे आज आप पढ़े और आपको देखिएगा 2 दिन बाद अगर पूछेंगे तो आप बताते हैं, तो इसका कारण ये है कि वो मेमोरी के रूप में वो चीज़ स्टोर होता है हमारे दिमाग में। अब ऐसा होता कि आप 3 दिन पहले हमसे मिलते और 3 दिन बाद आपसे आते तो आप पूछते आप कौन है सर, हम तो जानते ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करके रखता है, नहीं तो फिर गजनी वाला फीलिंग आने लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आगे, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। अब आपको ये तो पता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है किस वे में, आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। तो एक जो सेंसरी न्यूरॉन्स था वो इन्फॉर्मेशन को ले जाता है और एक मोटर न्यूरॉन होता है उसको वापस लेके आता है। तो ये क्या करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी इम्पल्सेस को, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जो इम्पल्स आ रहा है उसको सेंसरी इम्पल्स बोलते हैं, उसको क्या करता है, रिसीव करता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और उसको क्या करता है, उस पर फिर क्या करता है, काम करता है, उसको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। देखिएगा, भूख जब लगता है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या करता है, मतलब जो हमारा भूख वाला फीलिंग है उसको भी क्या करता है, फोर ब्रेन उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करें तो देखिएगा, आपको हम ये बात बताते हैं कि मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन का तो कोई टाइप्स होता नहीं है। ठीक है, इसका कोई डिवीज़न नहीं होता, यानी कि लिख दोगे इट हैज़ नो सब डिवीज़न। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिवीज़न में ना, तो ये सब डिवीज़न में हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कोई सब डिवीज़न नहीं होता है। और इसका जनरली काम क्या होता है कि ये आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कोई इट हैज़ टू परफॉर्म, ऐसे लिख दो। ठीक है, इट हैज़ टू परफॉर्म सम रिफ्लेक्स एक्शंस। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इस पर वो काम करता है, यानी कि करने में मदद करता है। इट हैज़ टू परफॉर्म, इट हैज़, सही लिखे ना लाइन, ये लाइन कुछ गलत लिख दी। इट हैज़ टू परफॉर्म सम रिफ्लेक्स एक्शन, इट हैज़ टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ, चलो सही है, काम चल जाएगा। ठीक है, ग्रामर वरामर नहीं देखा जाता है बायोलॉजी में उतना। हाँ, तो ये समझे हम लोग मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन देखो कहाँ पे होता है वो देख लो। ठीक है, ये देखो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये जो है आपका मिड ब्रेन है। क्या ये सब, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, और आपको ये याद रखिए, ये इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे क्या बोलते हैं, अंडर में नहीं होते, जैसे कि आँख का बड़ा होना, छोटा होना, जो प्यूपिल होता है ना, बड़ा होना आँख या उसका, तो ये सब जो होता है ना, ये आपका जनरली क्या होता है ना, आपका कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के बारे में बताया कि ये आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक होता है आपका सेरिबेलम,
मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा होता है क्या, पोन्स। ठीक है, तो सेरेबेलम जो होता है ये जनरली आप बोल सकते हो कि ये आपका फंक्शन होता है सिमिलर टू आपका सेरिबेरम, बट सेरिबेरम की जितना वो लार्ज नहीं होता। देखो ऐसा ही होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर, और ये पीछे में होता है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये बॉडी का जो पोस्चर होता है कि कैसे खड़ा रहना है, बैठना है, किस तरीके से, वो बॉडी पोस्चर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ देखिएगा कि क्या करता है, उस बॉडी को बैलेंस करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। जैसे और द प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, जो वॉलेंट्री एक्शंस हम करने चाह रहे हैं, तो उसको जो क्या बोलते हैं, उसका जो स्टार्टिंग फेज़ है करना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम पेन को उठाना है, तो पेन को उठाने का जो ये जो इन्फॉर्मेशन जो हो गया, क्या हम सोचे तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, वो हिंड ब्रेन यानी कि उसमें सेरिबेरम जो करता है, वो सेरिबेरम का जो पार्ट है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन, वोमिटिंग हो गया। आप देखिएगा खाने का मतलब ज़्यादा खा लिए तो उस कंडीशन में, या गर्मी कारण होता है तो अचानक से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री है। अब क्या होता है कि हम चाह करके वोमिटिंग ला सकते हैं, आओ भाई वोमिटिंग आओ बाहर, बोलेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, ये सब क्या करता है, ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ आप चाहोगे तो आप हार्ट बीट लिख सकते हो कि हार्ट बीट को भी ये रेगुलेट करता है, वो भी तो इनवॉलंटरी में आ गया। ठीक है, तो ये सब आपका फंक्शन है आपका किसी का। या आप देखोगे कैसे बोल सकते हो, सर्दी आता ना, छींकते हैं जब, तो वो भी आप लिख सकते हो, स्नीजिंग भी लिख दोगे, क्यों, हाँ लिख दोगे चलेगा। ठीक है, स्नीजिंग भी चलेगा, स्नीजिंग हो गया, और या खांसी हो गया, तो ये सब आपका सब आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा में आ जाएगा। ठीक है, पोन्स आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसमें आपका जनरली आता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस को। ठीक है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या करता है कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन, आपका पोन्स करता है। ठीक है, ये जनरली आपका क्या करता है, ये आपका ब्रेन के में क्या बोलते हैं उसको एक वर्ड आता है इसके लिए, छोटी वर्ड नहीं आ रहा ध्यान से, मैंने निकल रहा है। आप ये समझिएगा कि ये क्या करता है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या करता है, डील करता है आपका। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे हम और बता देता हूँ साइड से, कि अगर ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं उसको डिस्टर्बेंस आता है, या बोलते हैं ना कि दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, देखो सही चीज़ आया। ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर अगर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक वर्ड आता है EEG करके। ठीक है, EEG एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या किया जाता है कि वो क्या बोलता है, ब्रेन के अंदर क्या करता है, सिग्नल्स जो ब्रेन के अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि ब्रेन सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये था आपका ब्रेन का के बारे में। अब यहाँ पे आपका चीज़ बच गया स्पाइनल कॉर्ड, सारा चीज़ तो एक्सप्लेन कर दिए लास्ट। हाँ, अब देख लो स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिएगा ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब वहाँ से वो जुड़ा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, विद वर्टेब्रल कॉलम। ये देखिएगा बोन्स जो होते हैं यहाँ पे सेंटर में, इसके अंदर में, ये देखो लाल से दिखाता है आपको, ऑरेंज से, ये वाला ऐसे अंदर में होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पूरा दिख रहा है ये आपका होता है वर्टेब्रल कॉलम होता है। क्या होता है ये, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप समझिएगा। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, आप जनरली मेडुला ऑब्लंगेटा का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब वहाँ से बड़ा होता है। जैसे देखो हम फिगर में दिखाते हैं आपको, कहाँ से दिखेगा ये आपका फिगर में, ब्रेन। हाँ देखो मेडुला ये जो है ना आपका, यहाँ से आपका ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से बढ़ता है। तो यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा का एक्सटेंशन है आपका, कौन सा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड देखिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कनेक्ट करता है लार्ज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। जितने भी यहाँ पे नर्वस सिस्टम इस तरीके से नर्व्स जो निकल रहे हैं, तो इसको क्या कर रहा है, पूरे बॉडी का नर्व्स को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करता है ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन से क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है, ब्रेन से यहाँ पे क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज माइनर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन को भी करने में, जैसे सिंपल, जैसे हाथ जल गया, हाथ को हटाते हैं उस हिसाब से, तो ये उस एक्शन को भी परफॉर्म करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड क्या, पहले तो ये क्या करता है, लिंकेज का काम करता है किसके बीच में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। एक तरह का कह सकते हो कि आपका ये मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैनेजर ऑफ ब्रेन। ठीक है, मैनेजर ऑफ ब्रेन का हो गया इसको। ठीक है, याद रखिएगा
कि इसमें जो होते हैं कि आपको 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होते हैं। पेयर्स कहने का मतलब जो देखिए मान लो कि यहाँ से एक नर्व्स गया, ठीक है, तो पेयर्स कहने का मतलब एक तो होता है नर्व्स जो कि इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है, ठीक है, मतलब जला तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले गया इधर, और एक जो होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आता है, कौन सा कलर से करना, अरे ब्लैक, वापस लेके आता है, तो ये इसको बोलते हैं पेयर्स। मतलब 31 या कहीं कहीं पे बुक में आपका 32 पेयर्स दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा अपने बुक के हिसाब से कि किस बुक में 31 दिया हुआ, किस बुक में 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पेयर्स में मौजूद होते हैं और इनका ये क्या करता है कि सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, मतलब कि सेंड भी करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जानने का आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को करने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें। और आपका मंडे को आपका क्या बोलते हैं, ये आपका बायोलॉजी का डाउट सेशन है आपका रिस्पायरेशन तक, तो आप लोग सारे प्रिपेयर रहिएगा। कल आपको टाइमिंग हम बता देंगे कितने बजे से आपका ये डाउट सेशन चलेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम सब अटेंड कर लो यार, मतलब क्या टीचर और ये वाला हाल किए हुए हैं आप लोग। अब आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आप अटेंड करो, मना नहीं कर रहे हैं आपको करने के लिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि स्कूल में एक बच्चे नहीं हैं कि वहाँ पे टीचर आपको इतने अच्छे से ध्यान दे देंगे। तो अगर वीडियो बनता है, मेहनत लगता है, वो तो थोड़ा सा समझो। और कुछ लोग बच्चे जो ऐसे भी हैं जो कुछ ईगो पाल के रख रहे हैं ना अपने अंदर, तो वो चीज़ दूर करिए। हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप छोटे होके ईगो दिखाइएगा तो फिर मेरे बड़े होने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बस एक बात आप लोग के लिए ही बोलना था, अच्छे से पढ़िए और बोर्ड्स है थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़िए, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास को हम बंद करके ही रखते, क्या ज़रूरत है इतना माथा ख़राब करने का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको होमवर्क अभी हम दे देंगे, आप होमवर्क को बना लीजिएगा अच्छे से, और जितना जल्द हो सकेगा होमवर्क को सबमिट कीजिए। एक बार ऐसा नहीं कि 10 साल में एक ही बार आप जमा कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को क्विट कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।